वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स की, जॉन लॉक की और रोसो की थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट हैं, इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यूज़ ऑन स्टेट ऑफ नेचर कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रोसो स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से किस तरह से डिफ़र करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट कि ये जो तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या कहना है। और सबसे आखिर में द स्टेट एंड द सोवरन, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो स्टेट बनती है और जो सोवरन होता है जिसको सारी पावर्स दी जाती हैं, इसमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करेंगे कि किस तरह थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रोसो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यूज़ ऑन स्टेट ऑफ नेचर के ये जो तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट हैं वो स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से किस तरह से डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थॉमस हॉब्स को। अब थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करने से पहले डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, ठीक है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर चूँकि ह्यूमंस रहते हैं तो वो इंडिविजुअल लेवल से शुरू करते हैं कि ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या है। वो क्या कहते हैं कि इंसान की जो साइकोलॉजी है वो दो प्रिंसिपल्स पर काम करती है। उसमें जो पहला है वो प्लेयर है और जो दूसरा है वो पेन है। यानी थॉमस हॉब्स कहते हैं कि इंसान हमेशा वो काम करता है कि जिससे उसको प्लेयर मिलता है और वो काम वो नहीं करता जिससे उसको पेन मिलता है, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं कि इंसान के पास जो नॉलेज है वो उसको इन्हीं दो कामों के लिए यूटिलाइज़ करता है। यानी इंसान अपने नॉलेज को इसलिए इस्तेमाल करता है कि वो अपने प्लेयर को मैक्सिमाइज़ कर सके और जो पेन है उसको अवॉइड कर सके। इसके अलावा थॉमस हॉब्स कहते हैं कि एक और चीज़ है जो इंसान में बड़ी कॉमन है, ठीक है, यानी सारे इंसानों में कॉमन है, और वो क्या है, परस्यूट ऑफ पावर। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि हर इंसान पावर को परस्यू करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, और उसकी वजह भी यही है, ठीक है। पावर अगर होगी तो इंसान अपना प्लेयर मैक्सिमाइज़ कर सकता है, अगर पावर होगी तो वो पेन को अवॉइड कर सकता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर थॉमस हॉब्स इंसान की साइकोलॉजी को, इंसान की नेचर को डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद वो स्टेट ऑफ नेचर पर आते हैं। इसके बाद थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो अ कंडीशन ऑफ वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी अदर मैन है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है, वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी अदर मैन। अब उसकी क्या वजह, नो लीगल रूल्स। अब स्टेट ऑफ नेचर बेसिकली है क्या, स्टेट ऑफ नेचर में कोई लाज नहीं होते, कोई रेगुलेशन नहीं होती, कोई लेजिस्लेचर नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, ठीक है, कोई जुडिशरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर हर बंदा फ्री है, जिसका जो दिल करे वो करे। क्यों? क्योंकि कोई ला ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इन लीगल रूल्स के ना होने की वजह से स्टेट ऑफ नेचर में वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी अदर मैन है, ठीक है। हर बंदा दूसरे से लड़ रहा है क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसका प्लेयर मैक्सिमाइज हो और पेन को वो अवॉइड कर सके। इसी तरह एवरी मैन इज़ एन एनिमी टू एवरी अदर मैन। तो जिस तरह वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, इसी तरह एवरी मैन इज़ एन एनिमी टू एवरी अदर मैन है, बिकॉज एवरी वन इज़ इक्वल टू एवरी अदर। तो चूँकि कोई लाज नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कि हम ये नहीं कह सकते कि ये ऊंची ज़ात का है, ये निचली ज़ात का है, या इसके पास बड़ा ओहदा है, इसके पास छोटा ओहदा है, यानी इस तरह का तो वहाँ पर कोई निज़ाम ही नहीं है। तो हर इंसान दूसरे इंसान के बराबर है। इस वजह से क्या है कि एवरी मैन इज़ एन एनिमी टू एवरी अदर मैन, राइट टू एवरीथिंग। हर इंसान के पास हर चीज़ का हक है। अब मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें स्टेट ऑफ नेचर है तो उसके अंदर एक दरख्त है, ठीक है, और उस दरख्त के ऊपर फल लगे हुए हैं। अब स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाला हर इंसान चाहता है कि उसको ये फल मिले, यानी कि वो अपना जो प्लेयर है इस फल को खा के उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। अब फ़र्ज़ करें 100 बंदे हैं, 100 के 100 इस फल को हासिल करना चाहते हैं। तो चूँकि कोई लीगल रूल्स नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये दरख्त इस बंदे की मलकियत है या ये जिस जगह पर है वो इस बंदे की मलकियत है, इस तरह का तो कोई वहाँ पे निज़ाम ही नहीं है। तो हर इंसान चाहेगा कि ये फल उसको मिले, जिसकी वजह से क्या होगा, वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी अदर मैन। एवरी मैन जो होगा वो हर दूसरे का एनिमी होगा। तो इस तरह से जो थॉमस हॉब्स हैं वो स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं कि वो वार किसी सिचुएशन है, वहाँ पर जंग जारी है हर टाइम हर वक्त। इसी तरह थॉमस हॉब्स कहते हैं टू डू अनटू अदर्स बिफोर दे डू अनटू यू, यानी वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में सर्वाइव करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप दूसरों पर वो काम कर दें बजाय इसके कि दूसरे आप पर करें। यानी अगर आपने किसी को हार्म करना है तो आप पहले उसको करें बजाय इसके कि दूसरा आपको करे, ठीक है। तो टू डू अनटू अदर्स बिफोर दे डू अनटू यू। इसी तरह थॉमस हॉब्स कहते हैं कि देयर वाज नो कॉमन पावर, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कोई कॉमन पावर नहीं थी। जिस तरह आज के दौर में पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लाज बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं जो सारे कंट्री पर लागू होती हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर में ऐसी कोई बात नहीं है। और अथॉरिटी टू एंड, यानी ये जो वार ऑफ एवरी वन अगेंस्ट एवरी वन है, इसको रोकने के लिए कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है। और इंसान की जो ज़िंदगी है वो जिस तरह थॉमस हॉब्स कहते हैं सोलेटरी, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट है, ठीक है। इंसान वहाँ पे अकेला है, नास्टी है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है, मुख्तसर ज़िंदगी है, पता ही नहीं कि कब ख़त्म हो जानी और कब नहीं होनी। तो ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करने के बाद थॉमस हॉब्स जो स्टेट ऑफ नेचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ नेचुरल लॉज ऐसे हैं जो इवन के स्टेट ऑफ नेचर के अंदर भी इंसान समझता है कि ये चीज़ें हैं। अब वो क्या है, टू सीक पीस।
यानी कि थॉमस होब्स स्टेट ऑफ नेचर को बड़ा बुरे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कोई रहने वाली जगह नहीं है, वहाँ पे वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी अदर मैन है। लेकिन फिर भी थॉमस होब्स कहते हैं कि इंसान के अंदर नेचुरल लॉ को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी है, और वो जो नेचुरल लॉ है जिसको इंसान अंडरस्टैंड करता है वो क्या है, टू सीक पीस। तो हर इंसान पीस को हासिल करना चाहता है। अब उसकी वजह भी यही है, ये जो मैंने शुरू में बताई है कि हर इंसान इस वजह से पीस गेन करना चाहता है ताकि वो अपने प्लेजर्स को मैक्सिमाइज़ करे और पेन को अवॉइड करे। पेन कौन सी, जो स्टेट ऑफ नेचर में वार की पेन है उसको अवॉइड कर सके, और जब वो पीसफुल तरीके में आएगा तो फिर वो अपने प्लेजर्स को मैक्सिमाइज़ कर सकेगा। तो इस वजह से ये जो टू सीक पीस की डिज़ायर है इंसान के अंदर, इस वजह से इंसान स्टेट ऑफ नेचर से निकल के एक सिविल सोसाइटी को कायम करता है। तो ये थॉमस होब्स की डिस्क्रिप्शन है स्टेट ऑफ नेचर की। इसके बाद हम देखते हैं जॉन लॉक किस तरह करते हैं, उसके बाद रोसो, फिर हम बारी बारी देखेंगे कि ये जो सीक पीस है ये किस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेकर जाता है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक किस तरह से स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। अब जॉन लॉक थॉमस होब्स से बिल्कुल उलट स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। जॉन लॉक क्या कहते हैं, डज नॉट पेंट अ डिसमल पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। अब पीछे हमने जो देखा कि थॉमस होब्स क्या कहते हैं कि वार ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी अदर मैन है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहते। जॉन लॉक क्या कहते हैं कि रैदर ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन, कि इंसान की जो ज़िंदगी है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो वहाँ पे पीसफुल तरीके से गुजार रहा है। गुडविल है यानी अच्छा जज्बा वो रखता है, म्यूचुअल असिस्टेंस एक दूसरे की हेल्प करता है, जो कि बिल्कुल इस बात के उलट है कि एवरी मैन इज़ एन एनिमी टू एवरी अदर मैन। ठीक है, तो म्यूचुअल असिस्टेंस है, प्रिजर्वेशन वो अपनी लाइफ को, अपनी लिबर्टी को, अपनी हेल्थ को, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करना चाहता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एक की डिफरेंस है जॉन लॉक में और थॉमस होब्स में, कि लॉक के नज़दीक स्टेट ऑफ नेचर एक पीसफुल जगह है, जबकि थॉमस होब्स के नज़दीक वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। इसी तरह लॉक क्या कहते हैं कि मैन नॉट सेल्फिश बट सोशल एंड सिंपैथेटिक, कि इंसान जो है वो सेल्फिश नहीं है। ठीक है, थॉमस होब्स कहते हैं कि वो सेल्फिश है, और थॉमस होब्स कहते हैं कि इंसान सोशल भी नहीं है। तो जॉन लॉक क्या कहते हैं, वो सोशल भी है और सिंपैथेटिक भी है। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलो मैन, रीज़न एंड जस्टिस, इसका जो एटीट्यूड है दूसरे इंसानों की तरफ वो किस बात पर बेस करता है, वो रीज़न पर और जस्टिस पर बेस करता है। ठीक हो गया। अब आगे फिर वही बात आती है। जॉन लॉक कहते हैं कि ये जो रीज़न और जस्टिस है ये बेसिकली लॉ ऑफ नेचर है। इन स्टेट ऑफ नेचर मैन आर रूल्ड बाय लॉ ऑफ नेचर, और लॉ ऑफ रीज़न एंड जस्टिस ये वो लॉ है जो कि इंसान वहाँ पे अंडरस्टैंड करता है। पीछे थॉमस होब्स ने भी सेम ऐसी बात की थी। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, लेकिन कुछ नेचुरल लॉज ऐसे हैं जिसको इंसान अंडरस्टैंड करता है, और वो क्या है, टू सीक पीस। और इसी चीज़ की वजह से वो स्टेट ऑफ नेचर से निकल के सिविल सोसाइटी को बनाता है। यहाँ पर भी जॉन लॉक कहते हैं कि इंसान के अंदर नेचुरल लॉ को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी है, और वो क्या है, लॉ ऑफ रीज़न, रीज़न का लॉ है, और जस्टिस का लॉ है, इंसाफ का लॉ है। अब जॉन लॉक के मुताबिक चूँकि इंसान के अंदर रीज़न करने की कैपेसिटी है, जस्टिस करने की कैपेसिटी है, इस वजह से इंसान की जो लाइफ है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो बड़ी पीसफुल है। अब मसला क्या है, अब स्टेट ऑफ नेचर से निकल के स्टेट क्यों कायम करनी है, इसकी क्या रीज़न है। अब जॉन लॉक कहते हैं कि सर्टन इनकन्वीनियंस, जॉन लॉक के मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कुछ इनकन्वीनियंस हैं जिसकी वजह से वो स्टेट ऑफ नेचर से निकल के सिविल सोसाइटी को कायम करता है। ठीक है, अब वो इनकन्वीनियंस क्या हैं, वो तीन तरह की हैं। सबसे पहली, लॉ ऑफ नेचर वाज नॉट डिफाइंड क्लियरली, यानी जॉन लॉक कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ नेचर है जो कि रीज़न का लॉ है और जस्टिस का लॉ है, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि हर इंसान लॉ ऑफ नेचर को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर स्टेट ऑफ नेचर में एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करता है। ठीक है, और वो अपनी रीज़न के मुताबिक या अपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है उसके मुताबिक वो ये कहता है कि मैंने तो बड़ा रीज़नेबल काम किया, अच्छा काम किया और जस्टिस वाला काम किया है, जबकि दूसरे के नज़दीक ऐसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर ये एक पहला मसला आया कि लॉ ऑफ नेचर वाज नॉट डिफाइंड क्लियरली। ठीक है, हर एक ने उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। नंबर 2, देयर वर नो इम्पार्शियल जजेस टू इंटरप्रेट। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें एक मसला खड़ा हो गया, तो अब उसका फ़ैसला कौन करे, किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो ये कह सके कि फ़लाँ बंदे ने सही किया और फ़लाँ बंदे ने गलत किया। तो वहाँ पर कोई इम्पार्शियल जजेस नहीं थे, तो ये एक मसला खड़ा हुआ। नंबर 3, नो कॉमन अथॉरिटी टू एनफोर्स इट। फ़र्ज़ करें एक जज ने फ़ैसला सुना भी दिया 4-5 बंदों ने या जैसे भी कि ये बंदा सही है और ये गलत है, तो अब उसको एनफोर्स कौन करे। ठीक है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर तो कोई लाज ही नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, तो ये सारे मसले कैसे हल हो। तो जॉन लॉक के मुताबिक ये जो इनकन्वीनियंस हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, ये इंसान को मजबूर करती हैं कि वो यहाँ से निकले और एक सिविल सोसाइटी कायम करें कि जहाँ पे प्रॉपर लॉज हो, रेगुलेशंस हो, पुलिस हो, फोर्स हो, कि कोई बंदा अगर कोई दूसरे को हार्म करता है, उसकी लाइफ को, लिबर्टी को, प्रॉपर्टी को, तो उसको पनिश किया जा सके। तो मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि जॉन लॉक के मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर है ये बेसिकली एक पीसफुल जगह है, लेकिन कुछ इनकन्वीनियंस के होने की वजह से इंसान स्टेट ऑफ नेचर से निकल के एक सिविल सोसाइटी को कायम करना चाहता है ताकि वहाँ पर वो मज़ीद पीसफुल तरीके से रह सके। अब आगे हम देखते हैं कि रोसो स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से क्या कहते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि रोसो स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से क्या कहते हैं। अब जो रोसो हैं और जो जॉन लॉक हैं, इनकी जो स्टेट ऑफ नेचर की डिस्क्रिप्शन है ये आलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर से निकल के सिविल सोसाइटी को कायम करने की रीजनिंग डिफरेंट है। अब रोसो क्या कहते हैं कि मैन लिव्ड फ्री हैप्पी पीसफुल इन स्टेट ऑफ नेचर। ठीक हो गया। तो रोसो के मुताबिक भी इंसान स्टेट ऑफ नेचर के अंदर फ्री था, हैप्पी था, पीसफुल था। ठीक है। पीछे जॉन लॉक ने भी ऐसी बात की कि पीसफुल था, गुडविल था, म्यूचुअल रेजिस्टेंस और प्रिजर्वेशन। इसके अलावा रोसो क्या कहते हैं, वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी ये बड़ी आइडियल कंडीशन थी। ठीक है। इसमें हर चीज़ बड़ी परफेक्ट थी, लेकिन मसला क्या हुआ, क्यों इंसान स्टेट ऑफ नेचर से निकला और उसने सिविल सोसाइटी को बनाया। अब बेसिकली जो रोसो हैं वो इसके दो रीजंस देते हैं। ठीक है। एक वो कहते हैं कि नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है और एक वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको मैंने ये अलहदा वीडियो में यानी रोसो की अलहदा वीडियो में मैंने डिटेल से बताया। यहाँ पे आपको मुख्तसर बताता हूँ कि जॉन लॉक ने जो अपना नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है वो इसमें लिखा अपनी इस किताब में, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। और जो नॉर्मेटिव कॉन्ट्रैक्ट है यानी जिसको हम पढ़ते हैं बाकायदा तौर पर पॉलिटिकल साइंस में, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। जिसमें उन्होंने अपना जो कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो प्रपोज किया। अब रोसो बेसिकली क्या कहते हैं, रोसो कहते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर है कि जिसमें इंसान फ्री था, हैप्पी था, पीसफुल था, ये ख़त्म कैसे हुआ। ये ख़त्म हुआ दो रीजंस की वजह से। अब उसमें पहली क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रोसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा होता गया तो जो मसले थे वो पैदा होते गए। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से सबसे बड़ा मसला क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब रोसो इस बात को बड़ा सीरियस लेते थे। उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओरिजिन हुआ है इसने इंसान के दरमियान जो इक्वलिटीज़ हैं, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया है और जो इन इक्वलिटीज़ हैं इसमें इजाफा किया है। अब इसकी क्या वजह है, रोसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंसान बड़ा पहले फ्री था, आज़ाद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी में इजाफा हुआ तो इंसान की जो ज़रूरियात थी वो बढ़ी। तो जैसे जैसे इंसान की नेसेसिटीज़ बढ़ी तो काम जो डिवीज़न ऑफ लेबर थी ये पैदा होती गई। तो जब डिवीज़न ऑफ लेबर पैदा हुई तो वहाँ से रोसो कहते हैं कि कुछ इंसान अमीर होते गए, कुछ इंसान गरीब हो गए। ठीक है। इस तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसका ओरिजिन हुआ। जिनके पास ज़्यादा सरमाया आया उन्होंने दूसरों को परचेज़ करना शुरू किया, उनकी लेबर को परचेज़ करना शुरू किया और इस तरह से वो इसको मज़ीद डिस्क्राइब करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब ये चीज़ें पैदा हुई तो जिनके पास दौलत थी, ठीक है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको रोसो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि हम सबको प्रोटेक्ट करेगी। तो बताया कि ये गया कि हुकूमत बनेगी और वो हम सबको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन रोसो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए किया कि उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको महफूज रखा जा सके, उसकी हिफाजत हो सके। अब ये था नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट रोसो के मुताबिक। लेकिन रोसो कहते हैं कि एक और कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जो हम बाकायदा तौर पर पढ़ते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिसके मुताबिक रोसो कहते हैं कि ये जो इंसानों के दरमियान इनइक्वलिटीज़ हैं इसको ख़त्म किया जा सके। अब वो जो मशहूर लाइन हम पढ़ते हैं कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। तो रोसो के मुताबिक मैन इज़ बोर्न फ्री, वो कहाँ पे बोर्न फ्री, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, यानी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो फ्री था, हैप्पी था, पीसफुल तरीके से रह रहा था। तो यहाँ पर वो फ्री पैदा हुआ। बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। वो चेंज कौन सी हैं, वो मॉडर्न सिविल सोसाइटी की चेंज है कि जहाँ पे हर तरफ लाज ये हैं, रेगुलेशंस ये हैं, ठीक है, वो दूसरों के सबऑर्डिनेट है वगैरह वगैरह। तो वो कहता है कि इन चेंज को तोड़ने की ज़रूरत है और वापस जिस तरह इंसान स्टेट ऑफ नेचर के अंदर अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा था उसी तरह अब इस सिविल सोसाइटी के अंदर भी इंजॉय करना है। अब वो कैसे करना है उसके लिए रोसो कहते हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले पोर्शन में बताऊंगा। इसी तरह फिर ये जो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पीस इक्वलिटी फ्रीडम ये सारा ख़त्म हुआ और जो वार मर्डर और क्वारल है ये सारा शुरू हुआ। तो दे स्केप्ड फ्रॉम दिस। इससे स्केप करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया रोसो कहते हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि इंसानों के दरमियान जो इनइक्वलिटीज़ है उसको ख़त्म कर देगा। तो ये थी रोसो की कंसेप्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि रोसो के नज़दीक स्टेट ऑफ नेचर एक आइडियल कंडीशन थी, लेकिन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओरिजिन होने की वजह से ये ख़त्म हुई और अब एक नए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है जिससे इंसान वापस वैसे ही चीज़ों को एंजॉय कर सके जैसे वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर करता था। तो ये मैंने आपको स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से इन तीनों जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्योरिस्ट हैं वो बताया। अब हम देखते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या था। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रोसो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या कहते हैं। अब थॉमस हॉब्स के हवाले से देखते हैं। थॉमस हॉब्स के हवाले से याद कीजिए कि उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि वो पीस को हासिल करना चाहता है। और उसकी क्या वजह, ताकि वो अपने प्लेजर मैक्सिमाइज़ करे और पेन को अवॉइड करे। अब उसके लिए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंसान है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इस वार किसी सिचुएशन को ख़त्म किया जा सके और पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। अब उसके लिए वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आई अथोराइज एंड गिव अप माई राइट ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ।
यानी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर सारे इंसान फ्री हैं, आज़ाद हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, जिसका जो चाहे वो कर सकता है। अब उस राइट को ख़त्म करके वो क्या कहते हैं कि ये जो उनका राइट है उसको वो दे रहे हैं किसको? टू दिस मैन, यानी वो बादशाह हो सकता है, किंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और टू दिस असेंबली ऑफ मैन, या फिर वो असेंबली ऑफ मैन हो सकती है। ऑन दिस कंडीशन, किस कंडीशन पर? दैट दाउ गिवस्ट अप दायर राइट टू हिम एंड अथोराइज ऑल हिज एक्शंस इन लाइक मैनर, कि मैं इस शर्त पे अपने जो राइट्स हैं वो इस आदमी को दूंगा, यानी इस बादशाह को दूंगा या फिर इस असेंबली को दूंगा, कि अगर आप भी अपने राइट्स इसी बंदे को या इसी असेंबली को दें। तो इस तरह से जो थॉमस हॉब्स था उन्होंने कहा कि जब सारे के सारे राइट्स एक सेंट्रल अथॉरिटी को यानी एक बादशाह को मिलेंगे, बेसिकली जो थॉमस हॉब्स थे वो मोनार्की के हक में थे, वो सेंट्रल हुकूमत चाहते थे कि जिसमें एक मोनार्क हो और उसके पास सारी अथॉरिटी हो। तो थॉमस हॉब्स का कहना था कि जब एक बादशाह के पास सारी पावर होगी तो इससे क्या हो सकता है कि पूरी सोसाइटी के अंदर अमन और पीस कायम हो सकता है। तो वो जो वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है उसको ख़त्म किया जा सकता है किस सूरत में कि अगर सारे के सारे इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट करें और अपना जो राइट है, अपने सारे के सारे राइट्स वो उस सोवरन बादशाह को दे दें। तो ये थॉमस हॉब्स की कंसेप्शन थी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। अब आगे हम देखते हैं जॉन लॉक के हवाले से। अब जॉन लॉक क्या कहते हैं कि देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक ने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो थोड़ी सी पीसफुल है, ठीक है, लेकिन कुछ इनकन्वीनियंस हैं जो कि मजबूर करती हैं कि हमने वहाँ से निकलना है। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट भी उसी हवाले से ही है। जॉन लॉक के हवाले से जो स्टेट ऑफ नेचर के इंसान हैं वो दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। थॉमस हॉब्स के मुताबिक और रोसो के मुताबिक इंसान एक ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जॉन लॉक के मुताबिक इंसान दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब उसमें पहला क्या है कि एस्टेब्लिश सोसाइटी और स्टेट, यानी इंसान पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें वो स्टेट को कायम करेंगे, ठीक है। स्टेट को क्यों कायम करेंगे? जो उसकी रीज़न ये यहाँ पर लिखे, आप इस सारे को पढ़िए कि जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस सोसाइटी दस बिकम्स, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो सोसाइटी बनती है बाय द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर्म इट वेस्टेड विद फंक्शंस ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट द ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर एंड पनिश वायलेशन ऑफ दैट लॉ। यानी जो लॉज ऑफ नेचर है, ठीक है, उसकी अगर कोई वायलेशन करता है, यानी कोई इंसान किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की लाइफ को, किसी की लिबर्टी को नुकसान पहुंचाता है कि तो ये जो पहले कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट बनी है ये उसको पनिश करेगी, ठीक है। इसमें पुलिस बनाई जाएगी, इसमें कुछ लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, जो इस तरह के इंसानों को पनिश करेंगे जो माशरे में क्यूआस इंतशार का बाइस बनते हैं। इसके बाद लोग कहते हैं कि एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि गवर्नमेंट को कायम करता है, ठीक है। इस हवाले से जॉन लोग क्या कहते हैं ये सारा पढ़िए कि गवर्नमेंट इज़ इन द नेचर ऑफ द ट्रस्ट एंड एम्बेरेस ओनली सच पावर्स एज आर ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ द चेंज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेचर। तो लोग कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के वक्त इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस वक्त हुकूमत को जो पावर्स दी जाती हैं ये सिर्फ उसी पावर्स को इंजॉय करती हैं और ये तब तक पावर में रहेगी जब तक कि वो इंसानों के ट्रस्ट में रहेगी, यानी जिन्होंने इसको कायम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जॉन लॉक ने ये दो कॉन्ट्रैक्ट क्यों बताए, ठीक है। इसकी वजह ये थी कि जॉन लॉक का कहना था कि फ़र्ज़ करें हो सकता है कि वक्ती तौर पे हुकूमत ना हो, वो हुकूमत ख़त्म हो जाए, कोई भी हुकूमत, तो जो स्टेट है, जो सोसाइटी है वो इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। जो जब सोसाइटी या स्टेट इंटैक्ट रहेगी तो वो दोबारा से नई गवर्नमेंट बना सकती है। तो इस तरह से उन्होंने इसकी ये रीज़निंग दी। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि स्टेट डिफरेंट है, गवर्नमेंट डिफरेंट है जॉन लॉक के नज़दीक। और दो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए इसकी भी मैंने आपको रीज़निंग बता दी कि स्टेट इस वजह से बनी है कि कोई भी ऑफेंडर करेगा लॉ ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ तो उसको पनिश किया जाएगा, और हुकूमत इसलिए बनी है ताकि वो इंसानों के ट्रस्ट में काम कर सके और उसके पास वही पावर्स होंगी जो लोगों ने उसको दी हैं। तो अब आगे हम देखते हैं रोसो क्या इस वाले से समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या कहते हैं। अब रोसो की जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो भी कहते हैं कि ये एक आइडियल कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इसको ख़त्म किया गया प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओरिजिन होने की वजह से ये ख़त्म होगी। तो अब रोसो कहते हैं कि कैसे इंसान इस सिविल सोसाइटी में वैसी ही फ्रीडम इंजॉय करे जिस तरह वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर करता था, ठीक हो गया। तो वाई ड्यू टू इनइक्वालिटी बट हाउ टू जस्टिफाई द ओबीडियंस टू लॉज, यानी सिविल सोसाइटी के अंदर जो लॉज बनने हैं उनकी ओबीडियंस को कैसे जस्टिफाई किया जा सके, क्योंकि इंसान तो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर आज़ाद था, फ्री था। तो अब वो इसकी क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, वो कहते हैं कि बाय सब्सटीट्यूटिंग नेचुरल फ्रीडम बाय सिविल फ्रीडम, यानी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो आप नेचुरल फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे उसको आप सब्सटीट्यूट कर दिया सिविल फ्रीडम के साथ। टू हार्मोनाइज नेचुरल फ्रीडम इन स्टेट ऑफ नेचर विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट विच यू मस्ट ओबे नाउ। लेकिन जो असल आर्गूमेंट है इनका वो यहाँ पर आता है, इंडिविजुअल सरेंडर ऑल द राइट्स टू द होल कम्युनिटी। अब जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया कि जो थॉमस हॉब्स थे वो मोनार्की के हक में थे और वो चाहते थे कि इंसान जो अपनी सारी की सारी पावर्स हैं वो एक बंदे को या एक
बादशाह को ट्रांसफ़र करें। लोग क्या कहते थे कि एक असम्बली ऑफ मैन होगी, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव असम्बली होगी जिसको सारी की सारी पावर्स दे दी जाएंगी और हुकूमत बनेगी। लेकिन रोसो इस लिहाज से डिफरेंट है, वो कहती हैं कि ना किसी एक बंदे को सारी पावर्स ट्रांसफ़र की जाएंगी, ना किसी असम्बली को, बल्कि इंडिविजुअल सरेंडर ऑल द राइट्स टू द होल कम्युनिटी। जितनी भी पॉपुलेशन है स्टेट की वो सारी की सारी सोवरन होगी और सारी की सारी को पावर्स दे दी जाएंगी। मेड होल कम्युनिटी सोवरन, सारी की सारी कम्युनिटी क्या है, सोवरन है। वो क्या कहते हैं कि ईच ऑफ अस पुट्स इनटू अ सिंगल मैसेज पर्सन एंड ऑल हिज पावर्स अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द जनरल विल, जिसको उन्होंने जनरल विल का नाम दिया। एंड वी रिसीव एज अ बॉडी ईच मेंबर एज एन इंडिविजिबल पार्ट ऑफ द होल। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक रियासत है उसके अंदर 100 बंदे हैं, ठीक है, तो एक बंदा है तो वो 1/100 इतनी सोवरेनिटी रखता है। इसी तरह दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, फिर चौथा बंदा। तो रोसो का बेसिक आर्गूमेंट ये है कि किसी एक बंदे को, किसी एक किंग को सारी की सारी पावर नहीं दे दी, ना किसी असम्बली को जिसमें चंद लोग बैठे हुए हैं। तो रोसो ने पूरी की पूरी कम्युनिटी को सोवरन बना दिया है कि सारे बंदे सोवरन हैं, सारे आज़ाद हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, रोसो कहते हैं कि इनका जो बेसिक आर्गूमेंट था कि जिस तरह इंसान स्टेट ऑफ नेचर के अंदर आज़ाद है, उसी तरह अब उसने सिविल सोसाइटी के अंदर रहना है। तो रोसो कहते हैं कि जब होल कम्युनिटी सोवरन है, तो होल कम्युनिटी जब कोई लॉ बनाएगी जिसके अंदर वो इंसान भी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 100 बंदे लॉज बना रहे हैं तो 100 बंदों में मैं भी हूँ। तो अब ये जो कम्युनिटी होगी, जनरल विल जिसको हम कहते हैं, ये जब कोई लॉ बनाएगी तो जब मैं उसको फॉलो करूँगा तो बेसिकली मैं अपने ही बनाए गए लॉ को फॉलो कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने ही बनाए गए लॉ को फॉलो कर रहा हूँ तो इनडायरेक्ट मैं किसी को ओबे नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट मैं खुद को ही ओबे कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह मैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर आज़ाद था, उसी तरह मैं इस जनरल विल के तहत भी आज़ाद हूँ, क्योंकि मैं अपने ही बनाए हुए लॉ को फॉलो कर रहा हूँ। मज़ीद आप इसकी डिटेल के लिए मेरी यकीनन अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें अगर मैं ज़्यादा डिटेल से बयान करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है वीडियो काफ़ी लंबी होगी। तो इसके बाद हम इसको मज़ीद देखते हैं कि जो द स्टेट एंड सोवरन है इसका आपस में क्या रिलेशन है, थॉमस हॉब्स के मुताबिक, जॉन लॉक के और रोसो के मुताबिक। अब सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स के हवाले से देखते हैं। तो दोबारा याद कीजिए, वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और सारी की सारी जो पावर्स हैं वो एक बादशाह को, एक सोवरन को दे दी हैं। अब बादशाह भी बन गया, स्टेट भी बन गई, सोवरन भी हो गया। अब क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द स्टेट इज़ क्रिएटेड, स्टेट बन गई है। मैन हैव कम्प्लीटली एंड अनकंडीशनली सरेंडर देयर राइट्स टू द पर्टिकुलर मैन और असेंबली ऑफ मैन। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि थॉमस हॉब्स मोनार्की के हक में थे, तो सारी की सारी पावर्स किसको दी हैं, बादशाह को दी हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, सबसे अहम बात ये वाली है कि जो सोवरन है वो अनपनिशेबल है, आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। सोवरन एक बार बन गया, जो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये लोगों के दरमियान हुआ है, जो सोवरन है वो नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। आपने सोवरन को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है। ये एक बार हो गया, एक बार बादशाह बन गया, अब आप उसको हटा नहीं सकते। सोवरन जो भी करेगा वो अनपनिशेबल है, वो सही करे गलत करे जो कुछ मर्जी करता, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये गलत किया। सोल जज उसी ने हर फैसला करना है, मेक वार और पीस उसी ने वार करनी है, उसी ने पीस करना है। स्टेट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे उसी ने ही अपॉइंट करने हैं, ठीक है। तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते, क्यों? कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन कोवेनेंटिक इंडिविजुअल्स एग्रीड अमंग देमसेल्व्स, ठीक हो गया। तो लोगों ने इसको आपस में हल किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, बादशाह बीच में नहीं था, लिहाजा अब वो अनपनिशेबल है, सोल जज है, जो कुछ वो मर्जी करता है, फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन थॉमस हॉब्स कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक राइट ऐसा, यानी वो सिर्फ एक एक्सेप्शन देते हैं कि राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ डिफेंस इज़ रिटेन्ड। यानी स्टेट ऑफ नेचर से निकल के जो इंसान है वो 99% अपने सारे के सारे राइट्स उस किंग को, उस मोनार्क को दे देते हैं, लेकिन एक राइट वो अपने पास रखते हैं और वो है सेल्फ डिफेंस का और या सेल्फ प्रिजर्वेशन का। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो सेल्फ डिफेंस का राइट है ये हर इंसान के पास है, हर इंसान के पास ये हक है कि वो अपना दिफा कर सके, अपनी जो लाइफ है उसको प्रिजर्व कर सके। तो अगर कोई किंग अनलॉफुली कहता है कि इस बंदे को मार दो या ये अपनी जान दे दे या इस तरह की बात, तो वहाँ पर थॉमस हॉब्स कहते हैं कि वो किंग के ख़िलाफ़ बोल सकता है, अदरवाइज़ उसको किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। तो की क्या है? की ये है कि थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो सोवरन बन गया वो कुछ भी कर सकता है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते सिवाय इस एक बात के। तो अब हम जॉन लॉक के हवाले से देखते हैं। जॉन लॉक ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके नतीजे में जो पावर थी वो ट्रांसफ़र की गई असेंबली ऑफ मैन को। अब इस लिहाज से जो जॉन लॉक है ये बड़े रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है। अब पावर टू द स्टेट इज़ लिमिटेड, गवर्नमेंट इज़ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जॉन लॉक के मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो सोवरन था वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। यहाँ पर ये है, लेजिस्लेचर कैन नॉट ट्रांसफर इट्स पावर विदाउट पीपल्स कंसेंट, ठीक है। ये बड़ी अहम बात है कि जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता लोगों के मर्ज़ी के बगैर। बिहाइंड लेजिस्लेचर स्टैंड पीपल एज फाइनल, लेजिस्लेचर के पीछे असल लेजिस्लेचर है जो क्या लोगों का है। अब सबसे अहम बात आई, इफ़ लेजिस्लेचर ऑफ गवर्नमेंट
बेट्रेज द ट्रस्ट पीपल कैन डिपोजिट। अगर जो लेजिस्लेचर है, अगर जो हुकूमत है वो लोगों का ट्रस्ट बेट्रे करती है, उनको धोखा देती है, उनके लिए काम नहीं करती, उनके राइट्स के वायलेशन करती है, तो लोगों के पास ये राइट है कि वो क्या करें, पीपल कैन डिपोजिट, लोग उसको हटा सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट दैट फेल्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स हैज़ नो राइट टू रूल एंड शुड बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन दैट डज। तो ये आप देखें कि कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया है, ठीक है, उस दौर में कि जब बादशाह हुआ करती थी। तो जो लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत जो इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो रूल करे, और शुड बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन दैट डज, और उस हुकूमत के साथ इसको रिप्लेस करना चाहिए जो इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। इट इज़ गवर्नमेंट नॉट पीपल हु काज द रेवोल्यूशन। जो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो डिपोज किया जा रहा है हुकूमत को, ये ऐसा नहीं है कि लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कर दिया, बल्कि इसका जो काज है वो खुद गवर्नमेंट खुद है। जब गवर्नमेंट इंसानों के, लोगों के राइट्स के हवाले से काम नहीं करेगी, उनकी बेहतरी के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करेगी, तो ज़ाहिर सी बात है हर इंसान के पास ये राइट है कि वो उसको डिपोज कर सके। क्यों? क्योंकि हुकूमत बनी ही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लिबर्टी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, और लोगों ने खुद कॉन्ट्रैक्ट करके हुकूमत को बनाया, हुकूमत ऊपर से नहीं आ गई। तो जो हुकूमत इंसानों के राइट्स के हवाले से काम ना कर सके, उनकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ना कर सके, तो ऐसी हुकूमत को कायम रहने का कोई राइट नहीं है, और उसको डिपोज कर देना चाहिए और नई हुकूमत को एस्टेब्लिश करना चाहिए। अब रोसो का हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। रोसो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल सरेंडर कम्प्लीटली देयर नेचुरल फ्रीडम एंड पावर टू द कम्युनिटी एज अ होल। तो पीछे उन्होंने किसको दी? हुकूमत को दी। लेकिन जो लोग कहते हैं कि लोगों के पास ये राइट है कि वो उसको हटा सके, जो रोसो हैं वो कहते हैं कि जो सारी की सारी पावर्स हैं वो सारी कम्युनिटी को दे दी हैं, विच बिकम सोवरन बॉडी, जो कि सोवरन बॉडी है। अब ये जो जनरल विल है, यानी ये जो सोवरन बॉडी है, होल कम्युनिटी है, उसको उन्होंने जनरल विल का नाम दिया। वो सोवरन किस तरह से बनती है? क्यों? सबसे पहले क्या है कि क्रिएटेड बाय फ्री एक्ट ऑफ दोज हु एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने अपनी मर्जी से किया, ठीक है, और सारी की सारी जो पावर है वो एक कम्युनिटी को दे दी। नंबर 2 वो क्या है कि इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल एम एट कॉमन एंड कलेक्टिव गुड ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको बताया कि ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रोसो बयान करते हैं, एक नेचुरल है और एक नॉर्मेटिव है। तो जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रोसो डिस्क्राइब करते हैं, उसमें जो प्रॉपर्टी की क्लास होती है, जो अमीर तबका होता है, वो अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और हुकूमत बनाता है जो उनके इंटरेस्ट को पूरा कर सके, उनके इंटरेस्ट की हिफाजत कर सके। यहाँ पर जो होल कम्युनिटी है, जो जनरल विल है, वो सिर्फ एक पार्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को सामने नहीं रखेगी, बल्कि एम एट कॉमन एंड कलेक्टिव गुड ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। उसमें चाहे कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अमीर गरीब है, ठीक है, जैसा भी है, उन सारों के इंटरेस्ट के हवाले से ये काम करेगी। तो इस लिहाज से ये अहम पॉइंट है। इसी तरह एक चीज़ मैंने आपको और एम्फेसाइज़ की थी, और वो ये थी कि रोसो चाहते थे कि जिस तरह इंसान स्टेट ऑफ नेचर के अंदर फ्री है, उसी तरह वो सिविल सोसाइटी के अंदर भी फ्री हो। अब उस हवाले से वो क्या कहते हैं कि सिंस ईच गिव्स हिमसेल्फ अप टू ऑल, ही गिव्स हिमसेल्फ टू नन। अब जिस तरह मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि अगर 100 लोग हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, तो हर एक के पास जो कॉन्ट्रैक्ट के बाद सोवरेनिटी है वो 1/100 है, ठीक है, तो हर बंदा ही सोवरन है। सिंस ईच गिव हिमसेल्फ टू ऑल, सब ने होल कम्युनिटी को सोवरन बना दिया है, तो टेक्निकली ही गिव्स हिमसेल्फ टू नन, उसने किसी को अपने आप को नहीं दिया। क्यों? यानी कि उसने अपने सारे राइट्स ना किसी एक सोवरन को दिए हैं जिस तरह होब्स ने कहा, और ना ही किसी असेंबली को, बल्कि उसने सारों को दिए हैं। तो इसका मतलब है कि उसने किसी को नहीं दिए। मैन कंटिन्यूज टू एंजॉय द सेम फ्रीडम एज एंजॉयड इन स्टेट ऑफ नेचर, ठीक हो गया। बाय ओबेइंग द जनरल विल द इंडिविजुअल रियली ओबेज हिमसेल्फ। तो जनरल विल को ओबे करने से, यानी ये जो जनरल विल बनी है, 100 बंदा है, 100 बंदों की एक असेंबली है, ठीक है, अब वो कोई लॉ बनाएगी तो ये बंदा भी उस 100 बंदों में है, ठीक है। अब अगर जिस तरह थॉमस हॉब्स ने कहा, एक बादशाह अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो सिर्फ एक बादशाह की मर्जी है। अगर कोई जॉन लॉक के मुताबिक एक असेंबली कोई लॉ बनाएगी तो उस असेंबली में जितने लोग बैठे हुए हैं वो उनकी मर्जी से बन रहे हैं। लेकिन ये जो जनरल विल है, ये जब कोई लॉ बनाएगी तो उसमें वो सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह से द इंडिविजुअल रियली ओबेज हिमसेल्फ, वो कोई भी लॉ बनाएगा तो टेक्निकली वो अपने ही लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी तरह एक और बड़ी अहम बात है कि व्हेन ही डिसओबेज द लॉ, जब वो किसी लॉ को डिसओबे करता है, विच इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, जो कि बेसिकली जनरल विल ने बनाया, यानी जनरल विल या असेंबली कोई लॉ बनाती है और इंसान उसको डिसओबे करता है, ही ऑर्डर्स इज पनिशमेंट, और वो क्या करता है, वो अपनी पनिशमेंट को ऑर्डर करता है। इसी तरह अगर कोई क्रिमिनल कोई गलत काम करता है तो वो भी अपनी पनिशमेंट को ऑर्डर करता है कि आओ मुझे पनिशमेंट दो। और फिर रोसो कहते हैं कि ये पूरी सोसाइटी का, ये होल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस बंदे को फोर्स टू बी फ्री, कि उसको पनिश करें और उसको फोर्स करें कि वो फ्री हो। अब उसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि रोसो कहते हैं कि ये जो होल कम्युनिटी है, ये जो जनरल विल है, ये इंसानों ने खुद बनाई है।
तो जब आपने उसको खुद बनाया है तो अब उसका कोई लॉ जो बनेगा वो भी इनडायरेक्टली आपने बनाया है। तो जनरल विल कोई लॉ बनाती है जो कि इनडायरेक्ट आपने बनाया है, तो बाद में जब आप उसको फॉलो नहीं करते तो इनडायरेक्ट आप अपने ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। तो जब आप अपने ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो बेसिकली आप गलत कर रहे हैं। तो फिर क्या, फिर ये जो पूरी कम्युनिटी है उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फोर्स टू बी फ्री, वो आपको फोर्स करें आज़ाद होने के लिए कि आप उस लॉ को फॉलो करें जो आपने खुद ही बनाया। तो जब आप उस लॉ को फॉलो करेंगे जो आपने खुद बनाया तो टेक्निकली आप अपने आप को फॉलो कर रहे हैं और इस तरह से आप आज़ाद होंगे, आप ज़्यादा फ्री होंगे। तो ये था रोसो का स्टेट और सॉवरन के दरमियान जो रिलेशन है। तो ये थी बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अलग-अलग स्टेट ऑफ नेचर के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और स्टेट और सॉवरन के दरमियान जो रिलेशन है वो हॉब्स, लॉक और रोसो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं वो बताया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आप डिटेल से थॉमस हॉब्स के बारे में अलहदा से, लॉक के बारे में अलहदा से और रोसो के बारे में अलहदा से तफसील से जानना चाहते हैं तो इस पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स जिस तरह पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, इस तरह आईआर की थ्योरीज जिस तरह रियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ठीक हो गया। इसी तरह के बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के हवाले से भी, उन सब पे अगर आप मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।